हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसी कल्चर एंड फिशरी पे। तो जो वही फिश फार्मिंग फार्मिंग जिसे आप सब कहते हैं, मछली पालन। ठीक है। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो सबसे पहले आप सब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वो क्या है ना कि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। और लाइक करेंगे तो दूसरों को हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको दूसरों की नहीं, अपनी गलतियों के बारे में कुछ बताएंगे। वो क्या है तो आप भी देखिए वो गलती क्या है। ठीक है। ये है पीसी कल्चर और ये भी है पीसी कल्चर, पर इसकी स्पेलिंग और इसमें फ़र्क है। वो ये है कि पी के बाद इसमें आई है और इसमें हेडिंग में नहीं है, ये यहाँ पर। ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे, पकड़ लिया आप गलती को। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं गाइज। मछली पालन वही जानते हैं आप सब कि मछलियों को बड़े पैमाने पे, जो लार्ज स्केल पे टैंकों में या फिर जो बड़े बड़े पॉन्ड्स के माध्यम से जो उनको कल्चर किया जाता है, वही है फिशरी। ठीक है। तो पीसी कल्चर कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे पीसी कल्चर दिया गया है। तो आप सब देख सकते हैं पीसी कल्चर है। टाइप्स ऑफ फिश कल्चर, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, कंपोजिट कल्चर, डर्टी वाटर फिश कल्चर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है। इतनी सब टॉपिक्स आज इस यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, जिसमें से कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए हैं, एक तरह से जान लीजिए बस इसको। फिश ओरिजिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली 450 माया। इतने समय पहले ही फिश का जो है वो मतलब उत्पन्न हो गए थे इस अर्थ पे, इस पॉन्ड्स इकोसिस्टम में। जो इनका ओरिजिन हुआ था, इतने समय पहले ये ओरिजिनेट हो चुके थे। एंड जो मैमल्स थे वो 200 माया। ठीक है। यानी कि मछलियाँ जानवरों से पहले आए, मतलब ह्यूमन से पहले आए थे, मैमल्स से, सॉरी। तो उसके बाद अगला है 27,000 स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई हो चुकी है मछलियों की। और इसके बाद है गोल्ड फिश, जो कि 45 ईयर्स तक सस्टेन करती हैं। उसके बाद 3.1 बिलियन जो पीपुल्स हैं वो फिश पर डिपेंड है। ठीक है। उनका मतलब फूड जो सोर्स है वो क्या है, फिश है। उसके बाद है 20% ऑफ टोटल एनिमल्स प्रोटीन, जो मतलब एनिमल्स जो प्रोटीन हमको मिलता है, प्लांट्स के बाद यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है। जो जानवरों से हमको प्रोटीन मिलता है, फूड रिसोर्स, जो फूड के माध्यम से, तो वो मछलियों से टोटल मतलब प्रोटीन का 20% हमको मिलता है, मछलियों से केवल। ठीक है। उसके बाद ये उसकी कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ पे कल्चर का है और यहाँ पे फूड रिसोर्स का दिया गया है। तो आगे है इंडिया इन फिश कल्चर, कुछ यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, देख लीजिए। वो ये है कि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर प्रोड्यूसर ऑफ फिश, जो मछलियों का उत्पादक है, वो भारत दूसरे नंबर पर आता है दुनिया में। उसके बाद जो क्योंकि यहाँ पे एक ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति का अभियान चलाया गया था 1973 टू 2002 तक। ठीक है। और ये डॉक्टर अरुण कृष्णन जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद है फिशरी। तो फिशरी क्या है तो देख लीजिए यहाँ पे, ये भी क्या है फिशरी। गर्मी गाइस बहुत है, आप लोग पानी पीते रहिएगा। ठीक है। क्योंकि डिहाइड्रेशन होने ना पाए बिल्कुल, और पढ़ाई भी चाप के करते रहिएगा। तो ये है फिशरी कल्चर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश, प्रान, क्रैब, ईटीसी। ठीक है। जो आपको यहाँ पे पहले देखिए, ये जो आपको पहली स्लाइड दिख रही है फिशरी की, ठीक है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, कई तरह के फिगर्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिश है, क्रैब है, ये प्रान है, और ये जो घोंगा जिसको बोलते हैं, और ये पिंक टाडा सिप। ठीक है। और ये भी एक फिश मछली है, देख ही सकते हैं। तो इसमें जो तरह तरह के जो मछलियों की कल्चर किया जाता है, इनको मतलब इनका प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये आते हैं फिशरी के अंतर्गत। ठीक है। फिर है रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग थ्रू एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर के मतलब थ्रू रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग, जो इनका रेजिंग यानी इनका उत्पादन किया जाता है, और हार्वेस्टिंग जैसे फसलों की हार्वेस्टिंग होती है गाइस, उसी तरह इनका भी हार्वेस्टिंग होता है लास्ट टाइम में, यानी कि इनको निकाल कर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ठीक। उसके बाद है अगला, ये सेकंड स्लाइड देख लीजिए पीसी कल्चर का। पीसी कल्चर में केवल मछलियों की फिगर दिए गए हैं। उसके बाद आता है फिश कल्चर, अरे सॉरी, पीसी कल्चर। तो गाइस देखिए यहाँ पे, कल्चर ऑफिस ओनली इज कम्स अंडर पीसी कल्चर। तो इनको आप सब देखे होंगे, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम्स हैं, जैसे तालाब वगैरह हैं, रिवर्स हैं, इनमें जो मतलब मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे बड़े बड़े टैंकों या फिर एक तरह से
जो कई तरह से पार्ट 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 बना करके छोटे छोटे तालाबों में मतलब बना करके बड़े मात्रा में इनका जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये है पीसी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। कल्चर ऑफिस ओनली, ऑफिस का मतलब जैसे छोटे छोटे कार्यालय होते हैं किसी भी मतलब वर्क वर्क के, तो इसी तरह इनका भी जो टैंक वगैरह जो मतलब एक तरह से इनका वही ऑफिस होता है, तो इनको पीसी कल्चर के अंतर्गत बाकायदा कल्चर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इट्स इंक्लूड ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग अ फिशेस आर फूड। सॉरी गाइज, देख लीजिए यहाँ पे भी एक मिस्टेक हमको मिल गया, वो ये है कि यहाँ पे जो आर है यहाँ पे आर नहीं ऑफ रहेगा। ठीक, तो फिशेस ऑफ फूड पर्पज, जो फूड पर्पज के लिए जो मछलियों का हार्वेस्टिंग होता है, रेयरिंग होता है। रेयरिंग मतलब वही उनका जो पालन पोषण, और ब्रीडिंग यानी उनका जो हैचिंग होती है वो होती है। हार्वेस्टिंग यानी जो लास्ट टाइम उनको जब पॉन्ड से निकाल करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है वो चीज़ें हैं। तो इनमें इस तरह के मतलब पीसी कल्चर में ऐड है ये फंक्शंस, इतने तरीके से इनको कल्चर किया जाता है। अब कल्चर के टाइप्स भी आ गए, तो देख लीजिए इसे भी दो तरह के हैं, एक कल्चर सॉरी कैप्चर है, दूसरा कल्चर। तो दो तरीक़ों से इनको कल्चर किया जाता है। तो कैप्चर की बात करें तो ओनली कैप्चरिंग ऑफ फिशेस फ्रॉम नेचुरल सोर्स। गाइज, जो कैप्चर होता है ना वो ओनली कैप्चर होता है, ये भी कल्चर का एक पार्ट है, मगर ये कैप्चर ओनली कैप्चर होता है, क्योंकि कैप्चर का मतलब पकड़ना, और इन्हें केवल तालाबों से जो नेचुरल इकोसिस्टम पॉन्ड्स हैं, रिवर्स इनको हम केवल पकड़ के मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, या इसको फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बस। जैसे एग्जांपल दिया है पॉन्ड, रिवर, ओशियन वगैरह। लेकिन कल्चर जो है इनमें पूरा कल्चर यानी कि पूरा प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे आपको बताया था ना कि ब्रीडिंग भी किया जाता है, रियरिंग भी किया जाता है, हार्वेस्टिंग भी, मतलब इनका हैचिंग भी कराया जाएगा एंड रियरिंग, इनका पालन पोषण भी कराया जाएगा। इनको मतलब फूड, इनको जो इनके जो फूड से रिसोर्स है इनको दिए जाएंगे, और तब इनका हार्वेस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, ये होता है कल्चर। तो कल्चर क्या है? व्हेन फिशेस आर ब्रीडेड एंड कल्चर्ड इन कंट्रोल मेथड, मतलब किसी जैसे कि इनका जब मछलियों का जो ब्रीडेड यानी कि ब्रीडिंग कराई जाती है और इनको कल्चर किया जाता है कंट्रोल मेथड के अंतर्गत, जो कई तरह के टेक्निक वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत, तब ये क्या है, ये कल्चर मेथड जो है कल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ टाइप्स में और डिफाइन किया गया है। जैसे देख ही सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो इन लैंड है पहला, दूसरा मरीन। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। दूसरा मरीन में है फर्स्ट कोस्टल एंड डीप सी। फ्रेश वाटर जो जैसे जो नॉर्मल जो फ्रेश वाटर है मछलियों को उसमें प्रोडक्शन किया जाता है, और ब्रैकिश जो फ्रेश एंड मरीन वाटर के जो सलाइन वाटर के बीच की जो वाटर है उसमें जो मछलियों को प्रोडक्शन होता है उसमें उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। लेकिन मरीन वाटर क्या होता है? मरीन वाटर में दो टाइप से, कोस्टल एंड डीप सी। तो इसमें जो कोस्टल है गाइस, कोस्टल मतलब जैसे बैंक होते हैं नदियों के यानी किनारे, जिसे हम घाट कहते हैं, तो उसी तरह जो समुद्र के किनारा होता है उसे कोस्टल कहते हैं। ठीक, लेकिन डीप सी यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से जो बीच समुद्र में जाकर के मछलियों को, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है, वो क्या है, डीप सी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कार्प का नंबर। अब इसको यहाँ पे कार्प को डिफाइन किया गया है। तो कार्प के बारे में क्या बताया गया है कि कार्प ये जो है फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, ये मरीन वाटर नहीं है, सलाइन वाटर का फिश नहीं है, मछली नहीं है। और इसका हेड कैसा आता है? ट्राइंगुलर हेड विदाउट स्केल। जो इसके हेड है ना, इसके हेड पर कोई स्केल नहीं होता है। ठीक है, स्मूथ होता है, और इसका हेड ट्राइंगुलर होता है। उसके बाद इसकी जो स्केल है प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, और इसकी जो पूरी बॉडी है हेड को छोड़ करके उसकी पूरी बॉडी पर स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके पास नो रेसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। उसके बाद है नो टीथ प्रेजेंट। जो आपने देखा होगा जो कार्प है, ठीक है, जो कार्प स्पीसीज जो मछलियाँ उसमें आपने दांत नहीं देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर कुछ और पॉइंट्स है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, इसकी बॉडी में जो है एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है रोहू एंड कतला का। रोहू और कतला, इसमें आपको दांत भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में। तो ये आप देख सकते हैं कार्प है, इसका ये फिगर है। आप देख सकते हैं कि जो इसका हेड है वो ट्राइंगुलर है। ठीक है, गाइस, जो इसका हेड है आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगुलर है। ठीक है, लेकिन इसके हेड पे जो है कोई स्केल दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी पूरी बॉडी है, होल बॉडी पर क्या है, स्केल प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, स्केल है। तो ये रहा कार्प जो है इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्प। अभी तो हमने कार्प की बात की, अब बात करते हैं कार्प की जो टाइप्स हैं।
अलग अलग तरीके के जो कार्प हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस यानी कि जो भारत में उत्पन्न हो, जो भारत की प्रजातियां हैं, ठीक है, ये इंडिजीनियस है, इंडिजीनस। तो इंडिजीनियस में पहला है मेजर कार्प। मेजर कार्प में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है एग्जांपल, रोहू, कतला, मृगल, ये मतलब 3 नाम से यहाँ पे दिए गए हैं। और दूसरा है माइनर कार्प, इनको 2 पार्ट में डिफाइन किया गया, मेजर कार्प एंड माइनर कार्प। तो माइनर कार्प में का एग्जांपल दिया पुटी ग्लास, पुटी बार्ब ग्लास या ग्लास बार्ब। एक है बाटा लेबियो, बाटा है, ठीक है। तो ये है इंडिजिनस। और अगला का नंबर है एक्जोटिक कार्प, ठीक है। इंडिजिनस एंड एक्जोटिक। एक्जोटिक में क्या क्या है, ग्रो क्विकली, कैन एकोमोडेट इंडियन क्लाइमेट, दैट इज सिल्वर कार्प, अमेरिकन रोहू एंड कॉमन कार्प। जो एक्जोटिक कार्प हैं ये सब गाइस प्रजातियां बाहर की हैं, लेकिन इंडियन क्लाइमेट के अंतर्गत जो ये मतलब अपने आप को सस्टेन कर पा रही हैं, वहीं जाती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। उन्हीं को यहाँ पे लाया गया। तो इसमें इसे नाम दे दिया गया सिल्वर कार्प का, अमेरिकन रोहू एंड कॉमन कार्प, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है नंबर, तो यहाँ पे दिखाया गया है, हमने आपको बताया है कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से ये रोहू का फिगर है और ये सिल्वर कार्प, ये डिफरेंस है इन दोनों में। हमने ऐसा क्यों दिखाया है, क्योंकि इंडिजीनस में एग्जांपल रोहू, कतला एंड मृगल, तो हमने एक फिगर यहाँ पे दिखा दिया रोहू, ठीक है, ये इंडिजीनस स्पीसीज है। और एक्जोटिक कार्प में है सिल्वर कार्प, ये क्या है, अपने देश की प्रजाति नहीं है, पर ये अपने देश के क्लाइमेट के हिसाब से सस्टेन कर पा रही है, इसलिए इसको यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ फिश कल्चर। अब इसकी बारी आ गई, प्रोसेस ऑफ फिश कल्चर। तो 2 तरह से है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। गाइस मिल गई एक और गलती, वो ये है कि यहाँ पे जी रहेगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। गाइस गलतियाँ इसलिए हुई हैं, कई सारी गलतियाँ, क्योंकि हमने इसको कंप्यूटर नहीं मोबाइल से इसको टाइप किया है। सो गलतियाँ मिलती रहेंगी और इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये गाइस हमारी गलती है। उम्मीद करेंगे आप हमें माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लिया आप लोग ने, अच्छे समझ लीजिए, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो 2 तरह से फिश को कल्चर किया जाता है, ठीक है, जिसमें से कि आगे कुछ पॉइंट्स हैं। नेचुरल प्रोसेस, जो अब यहाँ पे जो 2 प्रोसेस है उसमें से पहला है, हमने लिया है नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो बात करते हैं नेचुरल प्रोसेस की। तो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, एग टू एडल्ट। यहाँ पे एग टू एडल्ट का मतलब है कि जो प्रोसेस अपनाया जाता है, एग से लेकर के इनको एडल्ट फिश तक कल्चर किया जाता है, यानी पूरा ध्यान दिया जाता है प्रोडक्शन एरिया में, ठीक। तो क्या कह रहा है कुछ पॉइंट्स इसमें है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डिम्पोना फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज़। अब गाइज यहाँ पे देखिए, ये डिम्पोना क्या है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में दिखाया है, ये डिम्पोना आर फर्टिलाइज्ड एग। ये डिम्पोना जो है फर्टिलाइज्ड एग, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, पॉन्ड होते हैं, रिवर, मतलब जहाँ पे मछलियाँ अपने एग देती हैं, एग लेइंग यानी अंडे देती हैं, तो वहाँ पे मछलियों का जो मेल फिश होते हैं उसके जो स्पर्म उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो जो फर्टिलाइज एग होता है वहाँ से उसको कलेक्ट करके जब मतलब रियरिंग के लिए हापा में छोड़ा जाता है, तो वो जो फर्टिलाइज एग होता है उसे कहते हैं डिम्पोना, ठीक है। तो आगे आते हैं, कुछ और पॉइंट है यहाँ पे, रियरिंग देम इन टैंक, ठीक है, जो कलेक्टेड एग होते हैं, जो डिम्पोना होते हैं, उनको कलेक्ट करके जब उनको टैंक में रखा जाता है, वो रियरिंग मतलब कहलाती है, यानी उनका अब उसके बाद उनका पालन पोषण होगा, ठीक। तो उसके बाद क्या है, ब्रीडिंग, अरे सॉरी गाइज, फीडिंग टिल देम मैच्योर। जब तक वो मैच्योर नहीं होते तब तक उनको फीडिंग कराया जाता है, और उसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, उनको पकड़ करके सप्लाई किया जाता है, या फिर वगैरह जो भी अपने एम्स होते हैं उनके। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। अब ये दूसरा नंबर आ गया इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का, ठीक, ठीक है। तो पहले इसके सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं। तो और यही इसकी बात है कि ब्रीडिंग इन कैप्टिव कंडीशन, जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है, ये गाइस एक तरह से मॉडिफाइड या फिर मॉडर्न फिश कल्चर मेथड है, जो कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहलाती है। तो ब्रीडिंग इन कैप्टिव कंडीशन यानी कि इनको जैसे कि इनको एकदम सेफली पूरी तरीके से इनको कल्चर किया जाता है, पूरा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो है इसके आते हैं बेनिफिट्स पर, इसके क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। इससे क्या होता है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। क्यों, क्योंकि जो विलुप्त जातियाँ होती हैं
उनको यहाँ पे कल्चर किया जाता है, एक तरह से मॉडिफाइड यानी साइंटिफिक तरीके से इनको सुरक्षित बचाया जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया कि इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, यानी इकोसिस्टम को मजबूती मिलती है। जो जो वन पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर जिस इकोसिस्टम इनको रखा जाता है उसका जो है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद है आउट ऑफ सीजन प्रोडक्शन, यानी कि जो सीजनल फिशेस होती हैं तो उनको हम बाकायदा अच्छे से उनको हम आउट ऑफ सीजन, यानी कि बिना जो जो उनका सीजन होता है उसके बाद भी हम उसको मतलब प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की सहायता से। ठीक है, उसके बाद है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का मतलब कि इसमें इससे हम अनेक तरह की जातियाँ भी मतलब जो है कि प्राप्त कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वगैरह। तो इसलिए इनमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब नई तरह की जातियों का हमको बेनिफिट्स मिलता है, नई तरह की जातियाँ हमको मिलती हैं। तो इन स्टेप्स इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, कई स्टेप्स में इसको बताए हम। और वो क्या है? कलेक्शन ऑफ हेल्दी फिशेस, 2 मेल्स 1 फीमेल। पहले इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में आपको फिश कलेक्ट करना है। फिर क्या करना है? इंजेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो मछलियों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये एक तरह से एंजाइम हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि मछलियाँ जो है कि अंडे देने के लिए मतलब प्रेरित होती हैं। ठीक है, इनको इसलिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे उनको का एक्सट्रैक्ट इनको दिया जाता है। उसके बाद है, उसके देने से क्या होता है कि अलाउड देम टू रिलीज एग एंड स्पर्म। जो मतलब मेल एंड फीमेल फिशेस होती हैं वो अंडे देने के लिए मतलब प्रेरित होती हैं। तो वो फिर उसके बाद क्या है, वो अंडे देती हैं और मेल फिश स्पर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन। अगर देखिए गाइस, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, यहाँ पे अगार नहीं, यहाँ पे आफ्टर रहेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंड डिम्पोना प्रोड्यूस्ड। तो अब यहाँ पे जब इस एक स्पर्म का मतलब फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद तब डिम्पोना का प्रोड्यूस होगा। अब डिम्पोना पिछले बता चुके हैं आपको कि वही फर्टिलाइज एक होता है जो नेचुरल रिसोर्स से हम कलेक्ट करते हैं, तो वही डिम्पोना प्रोड्यूस होता है, बनता है, जो फर्टिलाइज एक होता है, दैट इज़ फर्टिलाइज एक यहाँ पे भी बताए हैं। ठीक है, उसके बाद है टैंक्स। ये जो उनको कल्चर करने की जो जगह होती है, मतलब विधियाँ होती हैं, किन माध्यमों से की जाती है, वो यहाँ पे दिया है कि टैंक्स आर हापा। ठीक है, तो अब टैंक्स अथवा हापा जो बड़े बड़े ह्यूज बड़े बड़े टैंक होते हैं, तो डिम्पूना है जो फर्टिलाइज एग होती हैं उनको मतलब हैचिंग कहाँ कराया जाता है? हैचिंग हापा कहते हैं, यानी डिम्पूना को जो फर्टिलाइज एग हमको मिलता है उससे पहले उन्हें हैचिंग हापा में रखा जाता है। फिर धानी पोना। ठीक है, धानी पोना को रियरिंग हापा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका पालन पोषण होता है, यहाँ से निकाल करके उनको रियरिंग हापा में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद कैरापोना है। कैरापोना को स्टोरेज हापा कहते हैं। जब मछलियों का पालन पोषण होता है तो उसके बाद जब थोड़ी मछलियाँ बड़ी होती हैं उनको स्टोरेज हापा में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर उसके बाद एडल्ट जब हो जाती है तो उनको हार्वेस्टिंग हापा में रख दिया जाता है। उसके बाद अपने हिसाब से उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से उनको जो फिगर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो है बड़े बड़े जालीदार एक तरह से ये नेचुरल मतलब पॉन्ड है, तो इसको बनाया गया। ये देखिए यहाँ पे बड़े टैंक बनाए गए हैं जालीदार, मतलब ये टैंक कोई है तो नहीं, आर्टिफिशियली इनको बस एक तरह से ब्लॉक वाइज बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मिक्स्ड कल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर। एक दूसरी विधि है मिक्स्ड कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर, तो इस पर भी बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दिस आइडिया बाय इंडियन, डेवलपमेंट ऑफ दिस आइडिया बाय इंडिया, ये इंडिया के द्वारा ये आइडिया डेवलप किया गया था बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर रिसर्च का काउंसिल है, इंडियन काउंसिल, उसके द्वारा 1970 में ये आइडिया जो है डेवलप किया गया था। तो ये आइडिया कैसा था? बेस्ड ऑन डिफरेंट लेयर ऑफ फीडर। जो फीडर मछलियाँ हैं, फीडर को मतलब अलग अलग लेयर, जैसे हमने बताया ना कि अलग अलग टैंकों में मतलब अलग अलग चरणों में उनको कल्चर किया जाता है, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट लेयर ऑफ फीडर इस तरह से इनको कल्चर किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूट्रिशन वेदर इट्स बिहेवियर ऑन और कार्निवोर। ठीक है, इनके न्यूट्रिशन के आधार पर इनको मतलब डिफाइन किया गया है। वेदर इट्स बिहेवियर, जो इनका बिहेवियर है, अथवा आर कार्निवोर। ठीक है, इसके हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है। उसके बाद आगे आता है आल्सो नोन एज पॉलीकल्चर, इसको पॉलीकल्चर कहते हैं। फिर पॉलीकल्चर समझ में आ गया गाइस। इसके बाद आता है फिश कल्चर इन डर्टी वाटर, हमारा लास्ट स्लाइड है फिश कल्चर इन डर्टी वाटर। तो डर्टी वाटर में अब इसको समझिए,
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डर्टी वाटर। डर्टी वाटर में यानी जो गंदे पानी में मछलियाँ यानी कि उनका प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ह्यूज मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे आता है सो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोज नेचुरली इन दोज वाटर। इस पानी में फाइटोप्लैंक्टन नेचुरली ग्रो करते हैं डर्टी वाटर में, तब जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको खा करके ये जू प्लैंक्टन ग्रो करते हैं। देम, यहाँ पे देम नहीं देम रहेगा, देम ऑन फाइटोप्लैंक्टन का मतलब है कि इनको खा करके, इनके ऊपर का मतलब इनको खा करके ये ग्रो करते हैं। उसके बाद है दीज आर नेचुरल फूड ऑफ फिश। ये मछलियों के लिए नेचुरल फूड के लिए काम में आते हैं जो जू प्लैंक्टन है। तो इसके बाद है नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा फूड। इसके ग्रो करने से मछलियों को अन्य तरह के जो फूड होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन कोलकाता इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस। कोलकाता में ये कॉमन प्रैक्टिस मतलब ये नॉर्मली सभी लोग मतलब करते हैं जैसे। और फिर इसके बाद है एक पॉइंट और है, प्योरीफिकेशन फ्रॉम हैवी मेटल्स शुड बी डन। इनका जब प्योरीफिकेशन किया जाता है, ठीक है, तब उसमें से क्या है कि हैवी मेटल्स जो है ना क्लियर यानी साफ हो जाते हैं, शुड बी डन। तो गाइज ये रहा आज का हमारा छोटू सा टॉपिक जो हमने क्लियर किया। उस टॉपिक का नाम था पिसिकल्चर एंड फिशरी, जो कि हमने एक गलती से शुरू किया था। ठीक है, आप सब जान रहे होंगे। तो लाइक कर दीजिएगा गाइज अगर आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। उम्मीद करेंगे आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद। ओके, बाय।